फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस की रेशियोज़ के बारे में। जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में एनालिसिस करते हैं, किसी फंड को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे कुछ की रेशियोज़ आते हैं जहाँ पे हम ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई ये की रेशियोज़ का मीनिंग होता क्या है, ये सारे रेशियोज़ का एडवांटेज कहाँ होता है, इन सारे रेशियोज़ के जो फिगर होते हैं उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामने ब्लैंक हो जाती है, हमारे अंदर वो समझ नहीं रहती है जिसके भी बेसिस पे हम कुछ एक डिसीजन मेक कर पाएँ। तो डेफिनेटली उस कंफ्यूजन से बचने के लिए एंड उन सारी चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए ये वीडियो मैंने एक पार्ट सीरीज में बनाया है। एंड डेफिनेटली इसमें हम बहुत ही डिटेल में हर एक रेशियोज़ के बारे में जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं एंड कौन से जो रेंजेस होते हैं जो एक गुड म्यूचुअल फंड है या नहीं, इस की रेशियोज से कैसे पता चलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कि एडवांस की रेशियो जो होते हैं वो आपको ग्रो के वेबसाइट पे जाके या फिर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के वेबसाइट पे जाके भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। कुछ ये पी रेशियो होंगे, आपको पी रेशियो दिखाई देंगे, पीबी रेशियो दिखाई देंगे एंड अल्फा रेशियो क्या होता है, बीटा रेशियो क्या होता है, शार्पन रेशियो क्या होता है, शॉर्टिनो रेशियो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देती है। बट जब ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर इंडिकेट की जाती है कि पी रेशियो 20.59 है, पी बी रेशियो 2.29 है एंड अल्फ़ा 11.72 है या बीटा 0.92 है, शार्प रेशियो जो है 1.7 है, 2.66 शॉर्टिनो रेशियो है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क बन के आता है एंड इसका जवाब आपके पास नहीं होता है। तो डेफिनेटली इसका जवाब देने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले की रेशियो से। ये है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो के बारे में मैंने पिछले वीडियोज में भी बातें की है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो म्यूचुअल फंड एज ए फीस के रूप में लेती है कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है प्लस एवरेज एनएवी वैल्यू जो होता है, ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट वैल्यू एनएवी वैल्यू, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगी वो होती है हमारी एक्सपेंस रेशियो। तो ऐसा माना जाता है कि एक्सपेंस रेशियो जितना लोअर होता है, ठीक है, जितना लोअर होता है उतना अच्छा होता है इन्वेस्टर्स के लिए। क्या ये सही है? ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन स्टेटमेंट कुछ ऐसे हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, ये दो म्यूचुअल फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.8 एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.95, ठीक है। तो डेफिनेटली बी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ए बेहतर म्यूचुअल फंड है कंपेयर टू बी। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली अगर लोअर एक्सपेंस रेशियो है तो ए बेटर हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब रिटर्न कौन अच्छा दे रहा है। मान लेते हैं कि ए ने 20% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 साल में एंड बी ने 28% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 साल में। तो 8% का रिटर्न आपको ज़्यादा दिया है, भले ही यहाँ पे 0.15% एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट यहाँ पे आप रिटर्न्स में देखो, रिटर्न्स में 8% ज़्यादा दे रहा है बी, म्यूचुअल फंड बी आपको रिटर्न ए के कंपेयर में ज़्यादा दे रहा है। तो डेफिनेटली 0.95 ही अगर इसका एक्सपेंस रेशियो हो तो बी इज़ ए गुड म्यूचुअल फंड फॉर यू। ओके, तो आई होप एक्सपेंस रेशियो आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट रेशियो की बात करते हैं, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
इसके बारे में आपने स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में भी आपने ये सारी बातें सुनी होंगी। प्राइस रेशियो जब अंडर वैल्यूड कब होती है, ओवर वैल्यूड कब होती है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो ठीक है, पहले इसके फॉर्मूले के बारे में देख लीजिए आप। पी रेशियो का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले तो हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना होता है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि पिछले 12 महीनों में या पिछले साल आपकी जो अर्निंग हुई है, नेट इनकम हुई है, ठीक है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में जो सर्कुलेट है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आपकी हो जाएगी अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब क्या करते हैं, पी रेशियो क्या होगा? पी रेशियो होगा आपका शेयर प्राइस, जिस कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हो उस कंपनी का शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कहाँ से मिलेगा? ये आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ से आपको पी रेशियो मिल जाता है। तो पी रेशियो के बारे में क्या कहा जाता है कि हाई पी रेशियो मतलब ओवर प्राइस स्टॉक्स, ठीक है, एंड लोअर पी रेशियो मतलब क्या होता है? अंडर प्राइस। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अंडर प्राइस। ठीक है, अंडर प्राइस स्टॉक्स। तो डेफिनेटली जब भी आपको ओवर वैल्यूड देखना होगा तो हाई पी रेशियो अगर रहे तो वो ओवर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। अगर लो पी रेशियो रहे तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। चलिए अब एक चीज़ देखते हैं कि हाई पी रेशियो मीन्स ओवर प्राइस क्यों होता है। चलिए अब इसका जवाब भी आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। जस्ट आप फॉर्मूले की तरफ थोड़ा गौर कीजिए। फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फॉर्मूले में आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है, जहाँ पे नेट इनकम की बात की जा रही है। ठीक है, नेट इनकम की बात की जा रही है। ओके, नेट इनकम की बात की जा रही है। पिछले एक साल का नेट इनकम कितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब पी रेशियो के फॉर्मूले में इसके वैल्यू को डाल देता हूँ। अब शेयर प्राइस है, ठीक है, शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर है, तो ये नेट इनकम हो गई, नेट इनकम हो गई। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, तो उसको ऊपर ले लेता हूँ मैं, नंबर्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए नेट इनकम। ओके, जब नेट इनकम अगर आपकी डिक्रीज होती है, इसका मतलब पी रेशियो आप बढ़ेगा। पी रेशियो आपकी कंपनी का अगर बढ़ रहा है, जिस कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं, पी रेशियो बढ़ रहा है मतलब उसकी नेट इनकम कम हो रही है। नेट इनकम कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है? ओवर प्राइस है। ओवर प्राइस क्यों है? क्योंकि आपका पी रेशियो बढ़ा है। पी रेशियो बढ़ा है मतलब नेट इनकम ही कम है, कंपनी अच्छा ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हायर पी रेशियो मतलब आपका कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। देयर इज समथिंग और वैल्यूएशन इज डन, और कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, या तो फंडामेंटली गड़बड़ है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। पी रेशियो कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका नेट इनकम कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। एवरी ईयर आपको पी रेशियो एडजस्टेड करके मिलता है, एंड जो पी रेशियो है आपको पी रेशियो आपका कम होता है। अगर पी रेशियो आपको कम मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक जो है अंडर प्राइस है। ठीक है, अंडर प्राइस, या फिर आप कह सकते हो अंडर वैल्यू स्टॉक है। ओके, तो आई होप ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक थोड़ा सीक्रेट चीज़ थी जो आपको फॉर्मूला सामने होने के बाद भी आपको नहीं दिखाई देती है। सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं होते, बट एक छोटा सा ट्रिक था, यह मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेशियो जो है प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, तो प्राइस टू बुक रेशियो का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब करंट मार्केट प्राइस जो भी होगा, एक शेयर का जो वैल्यू होगा, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, तो ये होता है आपका पीबी रेशियो। ऐसा कहा जाता है कि हायर द पीबी रेशियो इट मीन्स ओवर वैल्यूड स्टॉक या कंपनी, एंड लोअर द पीबी रेशियो इसका मतलब होता है कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, या फिर देयर इज द प्रॉब्लम इन द कंपनी फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होता है।
हायर द पीवी रेशियो मतलब ओवर वैल्यूड एंड लोअर द पीवी रेशियो मतलब अंडर वैल्यूड, या कुछ तो फिशी है कंपनी में, कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ तो फिशी चल रहा है। ये दो एक मीनिंग हो सकता है लोअर पीवी रेशियो का, एंड हायर पीवी रेशियो मतलब ओवर वैल्यूड कंपनी है। ओके, तो आई होप ये सिंपल सी रेशियोज के मीनिंग आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा रेशियो, अल्फा क्या होता है थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अल्फा इंडिकेट्स हाउ ए स्टॉक हैज परफॉर्म्ड कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स वैल्यू। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पूरी तरह से एक बेंचमार्क वैल्यू को फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे S&P BSE 500 ट्राई इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं कुछ म्यूचुअल फंड इन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। इस इंडेक्स को फॉलो करते हुए अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसमें अल्फा का क्या रोल होता है, तो अल्फा क्या इंडिकेट करता है, हाउ ए स्टॉक हैज परफॉर्म कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। बेंचमार्क इंडेक्स वैल्यू के कंपैरिजन में पर्टिकुलर स्टॉक ने या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, ये आपको अल्फा के वैल्यू से समझ में आता है। अब देखिए अल्फा के वैल्यू से कैसे समझ में आ गया, अल्फा के वैल्यू से कैसे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का या फिर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दैट स्टॉक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर आप म्यूचुअल फंड कह लो कि दैट स्टॉक हैज आउट परफॉर्म द बेंचमार्क बाय 1%, और -1 रहेगा तो क्या होगा, द स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म्ड बाय 1%, ठीक है। आई होप ये चीज़ बहुत ही इजी तरह से समझ में आ गई होगी। जैसे मान लेते हैं S&P BSE 500 जो है कुछ इस तरह से जा रही है ऊपर, ठीक है। एंड आपकी जो म्यूचुअल फंड है वो कुछ इसी को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से जा रही है, ओके, एंड इस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो मतलब आपके जो इंडेक्स है, ठीक है, जो बेंचमार्क वैल्यू है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है एंड डेफिनेटली उसे आउट परफॉर्म, अगर अल्फा आपका पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है इसका मतलब आउट परफॉर्म है, अगर आपका अल्फा निगेटिव है इसका मतलब कंपनी जो है अंडर परफॉर्म चल रही है, ठीक है। और जो डिजिट होगा उतने परसेंटेज से आउट परफॉर्म होगी या अंडर परफॉर्म होगी, डिपेंडेंट ऑन कि वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट रेशियो की तरफ देखते हैं, बीटा। बीटा रेशियो क्या होता है, बीटा मेजर्स द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इन रिलेशन, ठीक है, इन रिलेशन टू ओवरऑल मार्केट मूवमेंट, ठीक है। मार्केट अगर मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट अगर मेरा नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे स्टॉक कैसे मेरा बिहेव कर रहा है, ये आपको बीटा मेजर करके देता है। अब बीटा मेजर कैसे करता है, बीटा का वैल्यू अगर आपका 1 से ज़्यादा है, इफ़ बीटा इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स स्टॉक इज मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल मतलब वेरी हाई रिस्क, ठीक है। वॉलेटिलिटी जितना रहेगा उतना रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक है, ये आई होप कि आपको पता ही होगा। एंड इफ बीटा इज लोअर देन 1 या बीटा इज लेसर देन 1 इट मीन्स वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, मतलब रिस्क भी आपका मॉडरेट होगा या लो होगा, ठीक है, लो होगा या मॉडरेट रिस्क होगा। तो आई होप बीटा के वैल्यू से आपको क्या इंडिकेशन मिलती है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बीटा आपको स्टॉक का या कंपनी का मूवमेंट बताता है इन रिलेशन टू ओवरऑल मार्केट मूवमेंट, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो बीटा रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। उस टाइम अगर बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है तो स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल बिहेव करेगा एंड पॉसिबली है कि अच्छा खासा अप मूवमेंट भी दिखा सकता है, और अगर कुछ फंडामेंटल में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बहुत ही ज़्यादा डाउन मूवमेंट भी दिखा सकता है। इस तरह से आप एक कंक्लूजन कर सकते हैं
अगर बीटा आपका लेस देन 1 है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है एंड मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी भी उतनी ही कम दिखाई देगी, मतलब आपका रिस्क जो है काफ़ी लो होगा या मॉडरेट रिस्क होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप देखो तो शार्प रेशियो की बात करें। शार्प रेशियो क्या होता है? दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो शार्प रेशियो क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 लाख रुपए पे जो इन्वेस्टमेंट दिया है उसके बारे में, ठीक है, उसके आरओआई के बारे में जानने में हेल्प करता है एज कंपेयर टू इट्स रिस्क। ठीक है, रिस्क से ज़्यादा फोकस उसका रिटर्न पे रहता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न्स किस तरह से अफेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम मूवमेंट इन द मार्केट एंड बिकॉज ऑफ सम वोलेटिलिटी, सम फंडामेंटल फैक्टर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि शार्प रेशियो अगर 1 से 3 के बीच में हो या उससे ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ग्रेटर रिटर्न मिलने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट पर, बट विथ ए हायर रिस्क लेवल। ठीक है, आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि शार्प रेशियो आपको क्या हेल्प करता है? आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको रिटर्न कितने लेवल तक मिल सकता है, ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये जानने के कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें रिस्क कितना है, ज़्यादा रिस्क है कि कम रिस्क है, आपको फोकस किस पे कर रहा है? वो रिस्क पे फोकस नहीं कर रहा है, आपके रिटर्न पे फोकस कर रहा है। मतलब आपको ये बता रहा है कि आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। ठीक है, रिस्क नहीं बता रहा है कि ज़्यादा रिस्क है या कम रिस्क है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस उसका क्या है? रिटर्न पे फोकस है। ठीक है, तो शार्प रेशियो जो है वो आपको रिटर्न पर फोकस करता है कि आपको रिटर्न कितना ज़्यादा मिलने वाला है। तो शार्प रेशियो अगर आपको 1 to 3 के बीच में है या फिर उससे ज़्यादा है, इसका मतलब आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, बट विथ ए हायर रिस्क लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, इसके साथ ही बात करें सॉर्टिनो रेशियो की। सॉर्टिनो रेशियो क्या करता है? सॉर्टिनो रेशियो हेल्प करता है टू इवेल्युएट द रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ बैड रिस्क। ठीक है, आपको एक लेवल दिया हुआ है बैड रिस्क का। मतलब क्या होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड की बात हो रही है तो म्यूचुअल फंड की ही बात करेंगे। मान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में आपको ऑलरेडी बोला गया है कि वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, वेरी हाई रिस्क है इस म्यूचुअल फंड में, ऑलरेडी आपको एक लेवल दिया हो गया है रिस्कोमीटर पर कि ये वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। फिर भी सॉर्टिनो रेशियो की हेल्प से आप ये इवेलुएट कर लेते हैं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, इवन आपको प्रोवाइडेड है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट इसके अलावा भी आप सॉर्टिनो रेशियो की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हायर सॉर्टिनो रेशियो बेटर इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसका सॉर्टिनो रेशियो हायर है तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। ओके, गिवन दैट कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है एंड वहाँ पे फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, एक सिंपल सिर्फ सॉर्टिनो रेशियो के हायर होने पर ही आपका इन्वेस्टमेंट बेटर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऑफ कोर्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ द एनालिसिस कि आपका सॉर्टिनो रेशियो हायर होना चाहिए सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि सॉर्टिनो रेशियो अगर 2 से ज़्यादा हो तो इट इज़ ए कंसिडर टू बी ए वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो तो उसका सॉर्टिनो रेशियो आप देख लीजिए कि 2 से ज़्यादा हो या 2 के आसपास हो, तो एक
अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो आई होप जितने रेशियोज मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत ही इजी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो की टर्म है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कहा जाता है? दिस मैट्रिक्स क्वांटिफाइज द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ ए फंड्स रिटर्न। ठीक है, आप जिस भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आपको उसका हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्वांटिफाई करके दिखाता है कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, जो भी फंड है आपके उसमें डेविएशन होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन दे सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड, म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये कहा जाता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना हायर होगा आपका प्राइस फ्लक्चुएशन भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका रिस्क जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरी हाई रिस्क होता है अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो। ठीक है, आई होप स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लियर हो चुका होगा आपको। इसके साथ ही आगे बढ़े तो आर स्क्वायर्ड की बात करें तो आर स्क्वायर्ड आपको हेल्प करता है टू मेजर हाउ क्लोजली ए फंड रिटर्न्स कोरिलेट विद दोज ऑफ इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बेंचमार्क इंडेक्स कुछ इस तरह से जा रहा है, ओके, इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका भी वैल्यू कुछ नियर बाय ही होगा। इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यूज आपको मिलते हैं। वो आर स्क्वायर्ड वैल्यू जो है ये दिखाता है कि जो भी आपका बेंचमार्क वैल्यू है, ठीक है, बेंचमार्क वैल्यू है उसके कंपेयर में आपका जो फंड है वो कितना क्लोजली परफॉर्म कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी फंड के जिसे आप कंपेयर कर रहे हो या फिर जिस फंड के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हो उस फंड का अगर आर स्क्वायर्ड वैल्यू 0.9 है या उससे ज़्यादा है तो ये एक अच्छा आर स्क्वायर्ड वैल्यू माना जाता है। तो किसी भी फंड को सिलेक्ट करने के पहले आप चेक कर लीजिए कि उसका आर स्क्वायर्ड वैल्यू जो है 0.9 या उससे ज़्यादा है या नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि मैच हो रहा है आपका 90%, 95%, 92%। ठीक है, इस तरह से आपका वैल्यूज मैच हो रहा है, मतलब 0.9, 0.92 या 0.95 कुछ इस तरह से वैल्यूज आपके आर स्क्वायर्ड के वैल्यू दिखाई देंगे। तो ये आपका एक चेक पॉइंट होता है। एंड आई होप कि इन सारे रेशियोज के बारे में जानने के बाद आप इजीली किसी भी म्यूचुअल फंड को इजीली कंपेयर कर पाएंगे एंड किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में एक डिसीजन मेक करने में कैपेबल हो पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।